न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं मीनल। स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। चलिए बढ़ते हैं आज की ताजी खबरों की ओर। पर पहले डाल लेते हैं जरा आज की मुख्य हेडलाइंस पर। जौनपुर में तीरा हत्याकांड, बाप और दो बेटों का मर्डर, वर्कशॉप में हथौड़े से कुचल दिया सिर। गाजियाबाद में वांटेड को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, भीड़ ने की पत्थरबाजी और फायरिंग, कांस्टेबल की मौत। दिल्ली में फिर दरिंदगी, पति का कत्ल, लहूलुहान पत्नी को मरा समझ के हवाले। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए देखते सारी खबरों को विस्तार से। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में 3 हत्याओं से सनसनी फैल गई है। पिता और 2 बेटों की देर रात वर्कशॉप में ही हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी सुबह तब हुई जब घर का ही एक शख्स नाश्ता लेकर वहां पहुंचा। वर्कशॉप में 3 लोगों की लाश पड़ी थी। सूचना मिलते ही कई थानों की फोर्स पहुंच गई और परिजनों के आने से पहले शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इस पर परिजन भड़क गए और चक्का जाम कर दिया। जौनपुर के जफराबाद थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर कांध निवासी लालजी का कचगांव अंडरपास के पास चूड़ी पेरने का वर्कशॉप है। रविवार की रात लालजी अपने 2 बेटों यादवीर और गुड्डू के साथ वर्कशॉप पर ही काम के चक्कर में रुक गए। रात हो जाने के कारण दोनों बेटों के साथ लालजी दुकान में ही आराम करने लगे। परिवार वालों को लगा कि काम ज्यादा होगा, इसलिए वर्कशॉप में वे लोग रुक गए होंगे। सुबह एक रिश्तेदार नाश्ता लेकर लगाने के लिए वर्कशॉप पहुंचा तो देखा कि कमरे में चारों तरफ खून बिखरा है। पिता सहित दोनों बेटों की लाश पड़ी हुई थी। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल की गहनता से जांच कराई। वर्कशॉप में हथौड़ा भी मिला, इसके साथ ही सीसीटीवी डीवीआर गायब था। एसपी ने आशंका जताई कि हत्या किसी परिचित द्वारा ही किया गया है, क्योंकि डीवीआर अलमारी का ताला खोलकर निकाली गई है। हत्या का पर्दाफाश करने के लिए टीमें गठित कर दी गई। परिवार से भी पूछताछ की जा रही है। शक के दायरे में जिस किसी का भी नाम सामने आएगा उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। पिता और 2 बेटों की देर रात वर्कशॉप में ही हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी सुबह तब हुई जब घर का ही एक शख्स नाश्ता लेकर वहां पहुंचा। वर्कशॉप में 3 लोगों की लाश पड़ी थी। सूचना मिलते ही कई थानों की फोर्स पहुंच गई और परिजनों के आने से पहले शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इस पर परिजन भड़क गए और चक्का जाम कर दिया। जौनपुर के जफराबाद थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर कांध निवासी लालजी का कचगांव अंडरपास के पास चूड़ी पेरने का वर्कशॉप है। रविवार की रात लालजी अपने 2 बेटों यादवीर और गुड्डू के साथ वर्कशॉप पर ही काम के चक्कर में रुक गए। रात हो जाने के कारण दोनों बेटों के साथ लालजी दुकान में ही आराम करने लगे। परिवार वालों को लगा कि काम ज्यादा होगा, इसलिए वर्कशॉप में वे लोग रुक गए होंगे। सुबह एक रिश्तेदार नाश्ता लेकर लगाने के लिए वर्कशॉप पहुंचा तो देखा कि कमरे में चारों तरफ खून बिखरा है। पिता सहित दोनों बेटों की लाश पड़ी हुई थी। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल की गहनता से जांच कराई। वर्कशॉप में हथौड़ा भी मिला, इसके साथ ही सीसीटीवी डीवीआर गायब था। एसपी ने आशंका जताई कि हत्या किसी परिचित द्वारा ही किया गया है, क्योंकि डीवीआर अलमारी का ताला खोलकर निकाली गई है। हत्या का पर्दाफाश करने के लिए टीमें गठित कर दी गई। परिवार से भी पूछताछ की जा रही है। शक के दायरे में जिस किसी का भी नाम सामने आएगा उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। पिता और 2 बेटों की देर रात वर्कशॉप में ही हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी सुबह तब हुई जब घर का ही एक शख्स नाश्ता लेकर वहां पहुंचा। वर्कशॉप में 3 लोगों की लाश पड़ी थी। सूचना मिलते ही कई थानों की फोर्स पहुंच गई और परिजनों के आने से पहले शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इस पर परिजन भड़क गए और चक्का जाम कर दिया। जौनपुर के जफराबाद थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर कांध निवासी लालजी का कचगांव अंडरपास के पास चूड़ी पेरने का वर्कशॉप है। रविवार की रात लालजी अपने 2 बेटों यादवीर और गुड्डू के साथ वर्कशॉप पर ही काम के चक्कर में रुक गए। रात हो जाने के कारण दोनों बेटों के साथ लालजी दुकान में ही आराम करने लगे। परिवार वालों को लगा कि काम ज्यादा होगा, इसलिए वर्कशॉप में वे लोग रुक गए होंगे। सुबह एक रिश्तेदार नाश्ता लेकर लगाने के लिए वर्कशॉप पहुंचा तो देखा कि कमरे में चारों तरफ खून बिखरा है। पिता सहित दोनों बेटों की लाश पड़ी हुई थी। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल की गहनता से जांच कराई। वर्कशॉप में हथौड़ा भी मिला, इसके साथ ही सीसीटीवी डीवीआर गायब था। एसपी ने आशंका जताई कि हत्या किसी परिचित द्वारा ही किया गया है, क्योंकि डीवीआर अलमारी का ताला खोलकर निकाली गई है। हत्या का पर्दाफाश करने के लिए टीमें गठित कर दी गई। परिवार से भी पूछताछ की जा रही है। शक के दायरे में जिस किसी का भी नाम सामने आएगा उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी।
ये जनपद जौनपुर थाना जफराबाद अंतर्गत नेवादा बाईपास इस जगह पर लालजी वेल्डिंग वर्क करके एक प्रतिष्ठान है। इसमें इसके मालिक गुड्डू कुमार और साथ में इनके पिताजी लालजी और इनके भाई यादवीर, आज सुबह इनके बहनोई द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि यहाँ पर ये मृत अवस्था में मिले हैं। यहाँ पर आकर जब पुलिस की टीमों द्वारा पूरे एरिया को सील ऑफ किया गया और चेक किया गया है तो इन तीनों मृतक जो हैं, जो एक ही परिवार के हैं, पिता और दो भाई हैं, इनके ऊपर किसी भारी हार्ड ब्लंट ऑब्जेक्ट से वार किया गया है इनके सरों पे, जिससे इनकी मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। पुलिस द्वारा पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। अभी तक की प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनके परिजनों द्वारा बताया गया है कि इनके कुछ लोगों से विवाद चला करते थे और साथ ही यहाँ पर किसी धारदार हथियार या अन्य किसी फायर आर्म का प्रयोग नहीं हुआ है। किसी भारी चीज़ से इनके सरों पे मारा गया है। तो पुलिस द्वारा सभी शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया जा रहा है और साथ में कई टीमों को लगाया गया है ताकि अतिशीघ्र इस पूरे घटना का अनावरण किया जा सके। यहाँ पर मोबाइल गिरे पड़े हैं और सीसीटीवी के हार्ड डिस्क भी निकाल लिए गए हैं। देखिए, अभी प्रारंभिक रूप से जो चीज़ें निकल कर आई हैं, यहाँ पर मौके पर 4 मोबाइल फ़ोन दिखे हैं और साथ में एक हथौड़ा जैसी चीज़ दिखी है और यहाँ पर जो DVR है उसको चाबी से खोल के निकाला गया है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी जानकार व्यक्ति द्वारा, जिससे पूरे परिवार से रंजिश रखी जा रही थी, उसके द्वारा पुरानी रंजिश के कारण इस प्रकार की घटना कारित की गई है। शीघ्र ही जो हमारी टीमें लगी हैं पूरे घटना का अनावरण करते हुए अभियुक्तों तक पहुंचेगी। इसमें हमारी SOG SWAT फील्ड यूनिट और साथ में हमारी एडिशनल SP और 2 COs के अंतर्गत 8 टीमों का गठन किया गया है और शीघ्र ही हमारी टीमें अनावरण करेंगी। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते और देखते अगली खबर। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में वांटेड आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर हमले का मामला सामने आया है। हमले के दौरान भीड़ ने पुलिस टीम पर बत्तरबाजी और गोलीबारी की गई। इस दौरान गोली लगने से एक कांस्टेबल घायल हो गया, उसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सौरभ के सिर में बदमाशों की गोली लगी थी। मूल रूप से शामली निवासी सौरभ की मौत की सूचना पर नोएडा पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह गाजियाबाद पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। बता दें कि रविवार की देर शाम नोएडा की क्राइम ब्रांच और फेस तृतीय थाना पुलिस मसूरी के नहाल गांव में बदमाश कादिर उर्फ मंटर को पकड़ने के लिए दबिश दी थी। टीम ने कादिर को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया था। इस बीच कादिर के साथियों और परिजनों ने पुलिस टीम पर फायरिंग और पथराव कर दिया। फायरिंग में सिपाही सौरभ देशवाल सिर में गोली लग गई। घायल को आनंद फानन अस्पताल ले जाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि वांछित अभियुक्त कादिर नाहल का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी के लिए नोएडा पुलिस रविवार रात 12 बजे मसूरी पुलिस टीम के साथ नाहल गांव में आई थी। उसी दौरान ये घटना हुई है। वहीं भाग रहे कादिर को पुलिस ने घेर कर पकड़ लिया है। हमले के दौरान भीड़ ने पुलिस टीम पर बत्तरबाजी और गोलीबारी की गई। इस दौरान गोली लगने से एक कांस्टेबल घायल हो गया, उसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सौरभ के सिर में बदमाशों की गोली लगी थी। मूल रूप से शामली निवासी सौरभ की मौत की सूचना पर नोएडा पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह गाजियाबाद पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। बता दें कि रविवार की देर शाम नोएडा की क्राइम ब्रांच और फेस तृतीय थाना पुलिस मसूरी के नहाल गांव में बदमाश कादिर उर्फ मंटर को पकड़ने के लिए दबिश दी थी। टीम ने कादिर को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया था। इस बीच कादिर के साथियों और परिजनों ने पुलिस टीम पर फायरिंग और पथराव कर दिया। फायरिंग में सिपाही सौरभ देशवाल सिर में गोली लग गई। घायल को आनंद फानन अस्पताल ले जाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि वांछित अभियुक्त कादिर नाहल
स्थल का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी के लिए नोएडा पुलिस रविवार रात 12 बजे मसूरी पुलिस टीम के साथ नाहल गांव में आई थी। उसी दौरान ये घटना हुई है। वहीं भाग रहे कादिर को पुलिस ने घेर कर पकड़ लिया है। और अब अगली खबर, राजधानी दिल्ली में दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के किशनगढ़ स्थित कटवारिया सराय इलाके में एक तरफा प्यार में एक सिरफिरे युवक ने दंपत्ति पर हथौड़े से हमला कर दिया। दोनों को मारा हुआ समझकर कातिल ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। लहूलुहान महिला से दुष्कर्म किया और भाग निकला। पुलिस ने दंपत्ति को एम्स ट्रॉमा सेंटर भेजा है, जहां डॉक्टरों ने पति को मृत घोषित कर दिया, जबकि पत्नी की हालत गंभीर है। हत्यारोपी अखिलेश, जो कि महज 40 साल का है, 700 किलोमीटर तक पीछा कर रायबरेली से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पड़ोसी महिला पर गलत नजर रखने पर जब उसके पति ने टोका और पत्नी से दूर रहने की हिदायत दी तो ये बात आरोपी अखिलेश को नागवार गुजरी। इससे नाराज अखिलेश ने 21 मई की तड़के दंपति पर हथौड़े से वार किया। कमरे में खून ही खून होने पर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो हैवानियत की हद पार करते हुए लहूलुहान महिला से दुष्कर्म किया। पुलिस पूछताछ में भी हत्यारोपी ने दुष्कर्म की बात कबूली है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि वह दंपति को सबक सिखाना चाहता था। भारी भरकम हथौड़े से पहले उसने महिला के पति के सिर पर वार किए, फिर महिला पर हमला किया। हत्या के बाद भी जब संतुष्टि नहीं मिली तो उसने अपनी हवस मिटाने के लिए महिला से हैवानियत की। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के किशनगढ़ स्थित कटवारिया सराय इलाके में एक तरफा प्यार में एक सिरफिरे युवक ने दंपत्ति पर हथौड़े से हमला कर दिया। दोनों को मारा हुआ समझकर कातिल ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। लहूलुहान महिला से दुष्कर्म किया और भाग निकला। पुलिस ने दंपत्ति को एम्स ट्रॉमा सेंटर भेजा है, जहां डॉक्टरों ने पति को मृत घोषित कर दिया, जबकि पत्नी की हालत गंभीर है। हत्यारोपी अखिलेश, जो कि महज 40 साल का है, 700 किलोमीटर तक पीछा कर रायबरेली से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पड़ोसी महिला पर गलत नजर रखने पर जब उसके पति ने टोका और पत्नी से दूर रहने की हिदायत दी तो ये बात आरोपी अखिलेश को नागवार गुजरी। इससे नाराज अखिलेश ने 21 मई की तड़के दंपति पर हथौड़े से वार किया। कमरे में खून ही खून होने पर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो हैवानियत की हद पार करते हुए लहूलुहान महिला से दुष्कर्म किया। पुलिस पूछताछ में भी हत्यारोपी ने दुष्कर्म की बात कबूली है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि वह दंपति को सबक सिखाना चाहता था। भारी भरकम हथौड़े से पहले उसने महिला के पति के सिर पर वार किए, फिर महिला पर हमला किया। हत्या के बाद भी जब संतुष्टि नहीं मिली तो उसने अपनी हवस मिटाने के लिए महिला से हैवानियत की। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते और देखते अगली खबर। देवगढ़ में रविवार को निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारियों को मधुमक्खियों ने हजारों डंक मारे। इससे सीडीओ कमलाकांत पांडे बेहोश हो गए। वहीं विशेष सचिव सुनील कुमार वर्मा, एडीएम नमामि गंगे राजेश कुमार श्रीवास्तव सहित 9 अधिकारी और कर्मचारी जख्मी हुए हैं। वन विभाग की टीम और ग्रामीणों की मदद से सभी को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। यहाँ हालत गंभीर होने पर एडीएम को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। वहां उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। वन विभाग के अनुसार इत्र की खुशबू से मधुमक्खियां भड़क गई और उन्होंने हमला कर दिया। शासन की ओर से नियुक्त नोडल अधिकारी विशेष सचिव सुनील वर्मा योजनाओं के निरीक्षण के लिए शनिवार को आए थे। रविवार सुबह 10 बजे वह अन्य अधिकारियों के साथ देवगढ़ क्षेत्र पहुंचे। यहाँ सभी बौद्ध गुफाओं को देखने के लिए पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे, तभी वहां लगे छत्तों में रहने वाली मधुमक्खियां भड़क गई। उन्होंने अधिकारियों पर हमला शुरू कर दिया। इस दौरान सभी अधिकारी तो बाहर निकल आए, लेकिन सीडीओ मधुमक्खियों के हमले से बेहोश हो गए। उन्हें किसी तरह चारपाई पर लटाकर बाहर निकाला गया। देवगढ़ में मधुमक्खियों के हमले में अधिकारियों के जख्मी होने की सूचना जैसे ही जिला प्रशासन को लगी, जनपद मुख्यालय से बचाव के लिए टीमें रवाना हो गई, लेकिन सुगम रास्ता न होने के कारण वहां तक पैदल जाने में करीब 1 घंटे का समय लगा। चारपाई की मदद से सीडीओ को पहाड़ी के रास्ते पहले ट्रैक्टर ट्रॉली तक लाया गया। इसके बाद उन्हें एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। सुबह 10 बजे ये घटना हुई, लेकिन मेडिकल कॉलेज तक लाने में दोपहर के 1 बज गए। देवगढ़ में बौद्ध गुफाओं तक जाने के लिए जंगल में काफी दूरी पर वाहन खड़े करने होते हैं। इसके बाद पहाड़ से नीचे उतरकर जाना होता है। ये पर्यटन स्थल घने जंगल में मौजूद है। इस दुर्गम वन क्षेत्र में मौजूद पर्यटन स्थलों तक पहुंच मार्ग के लिए जिला प्रशासन ने कार्य योजना तैयार की थी, लेकिन वन विभाग ने मार्ग बनने में व्यवधान उत्पन्न किया, जिससे रास्ता नहीं बन पाया। इसी कारण राहत टीम जल्द वहां नहीं पहुंच पाई।
इससे सीडीओ कमलाकांत पांडे बेहोश हो गए। वहीं विशेष सचिव सुनील कुमार वर्मा, एडीएम नमामि गंगे राजेश कुमार श्रीवास्तव सहित 9 अधिकारी और कर्मचारी जख्मी हुए हैं। वन विभाग की टीम और ग्रामीणों की मदद से सभी को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। यहाँ हालत गंभीर होने पर एडीएम को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। वहां उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। वन विभाग के अनुसार इत्र की खुशबू से मधुमक्खियां भड़क गई और उन्होंने हमला कर दिया। शासन की ओर से नियुक्त नोडल अधिकारी विशेष सचिव सुनील वर्मा योजनाओं के निरीक्षण के लिए शनिवार को आए थे। रविवार सुबह 10 बजे व अन्य अधिकारियों के साथ देवगढ़ क्षेत्र पहुंचे। यहाँ सभी बौद्ध गुफाओं को देखने के लिए पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे, तभी वहां लगे छत्तों में रहने वाली मधुमक्खियां भड़क गई। उन्होंने अधिकारियों पर हमला शुरू कर दिया। इस दौरान सभी अधिकारी तो बाहर निकल आए, लेकिन सीडीओ मधुमक्खियों के हमले से बेहोश हो गए। उन्हें किसी तरह चारपाई पर लटाकर बाहर निकाला गया। देवगढ़ में मधुमक्खियों के हमले में अधिकारियों के जख्मी होने की सूचना जैसे ही जिला प्रशासन को लगी, जनपद मुख्यालय से बचाव के लिए टीमें रवाना हो गई, लेकिन सुगम रास्ता न होने के कारण वहां तक पैदल जाने में करीब 1 घंटे का समय लगा। चारपाई की मदद से सीडीओ को पहाड़ी के रास्ते पहले ट्रैक्टर ट्रॉली तक लाया गया। इसके बाद उन्हें एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। सुबह 10 बजे ये घटना हुई, लेकिन मेडिकल कॉलेज तक लाने में दोपहर के 1 बज गए। देवगढ़ में बौद्ध गुफाओं तक जाने के लिए जंगल में काफी दूरी पर वाहन खड़े करने होते हैं। इसके बाद पहाड़ से नीचे उतरकर जाना होता है। ये पर्यटन स्थल घने जंगल में मौजूद है। इस दुर्गम वन क्षेत्र में मौजूद पर्यटन स्थलों तक पहुंच मार्ग के लिए जिला प्रशासन ने कार्य योजना तैयार की थी, लेकिन वन विभाग ने मार्ग बनने में व्यवधान उत्पन्न किया, जिससे रास्ता नहीं बन पाया। इसी कारण राहत टीम जल्द वहां नहीं पहुंच पाई। और अब आगे बढ़ते हुए देखते अगली खबर। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक। इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हिस्सा लिया और राज्य की जरूरतों और विकास के मुद्दों को मजबूती से उठाया। बैठक में देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत की कल्पना विकसित राज्यों और गाँव से होती है। गरीबी हटाना, महिला सशक्तिकरण, युवाओं को हुनर देना, किसानों की तरक्की, शिक्षा, आधारभूत ढांचा और तकनीकी विकास पर राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि झारखंड सरकार लगभग 50 लाख महिलाओं को हर महीने 250 रुपए की सहायता दे रही है, जिससे उनका सशक्तिकरण हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में खनिज और कोयले की भरमार है, लेकिन खनन से प्रदूषण और विस्थापन जैसी समस्याएं भी है। खनन कंपनियों पर 1,40,435 करोड़ रुपए का बकाया है, जो जल्द से जल्द मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि खनन के बाद कंपनियों को जमीन राज्य सरकार को वापस करनी चाहिए और अवैध खनन के लिए उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोल बेस्ड मीथेन गैस का इस्तेमाल कर ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है और कंपनियों को कैप्टिव प्लांट लगाना जरूरी किया जाना चाहिए। इसके अलावा उत्पादन का 30% राज्य में उपयोग होने से रोजगार बढ़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड का वन क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्यों जैसा है, इसलिए यहाँ आधारभूत ढांचे के लिए मंजूरी मिलने में देरी होती है। झारखंड को भी पूर्वोत्तर राज्य की तरह विशेष सहायता मिलनी चाहिए। इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हिस्सा लिया और राज्य की जरूरतों और विकास के मुद्दों को मजबूती से उठाया। बैठक में देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत की कल्पना विकसित राज्यों और गाँव से होती है। गरीबी हटाना, महिला सशक्तिकरण, युवाओं को हुनर देना, किसानों की तरक्की, शिक्षा, आधारभूत ढांचा और तकनीकी विकास पर राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि झारखंड सरकार लगभग 50 लाख महिलाओं को हर महीने 250 रुपए की सहायता दे रही है, जिससे उनका सशक्तिकरण हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में खनिज और कोयले की भरमार है, लेकिन खनन से प्रदूषण और विस्थापन जैसी समस्याएं भी है। खनन कंपनियों पर 1,40,435 करोड़ रुपए का बकाया है, जो जल्द से जल्द मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि खनन के बाद कंपनियों को जमीन राज्य सरकार को वापस करनी चाहिए और अवैध खनन के लिए उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोल बेस्ड मीथेन गैस का इस्तेमाल कर ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है और कंपनियों को कैप्टिव प्लांट लगाना जरूरी किया जाना चाहिए। इसके अलावा उत्पादन का 30% राज्य में उपयोग होने से रोजगार बढ़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड का वन क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्यों जैसा है, इसलिए यहाँ आधारभूत ढांचे के लिए मंजूरी मिलने में देरी होती है। झारखंड को भी पूर्वोत्तर राज्य की तरह विशेष सहायता मिलनी चाहिए। और आगे बढ़ते हुए देखते अगली खबर। मोहसिन खान शादीशुदा महिलाओं को फंसाकर उनसे पैसे लूटता था।
उसके मोबाइल में कई स्क्रीनशॉट मिले हैं जिनमें महिलाओं के पैसे भेजने की जानकारी मिली है। सोशल मीडिया पर नए कुछ वीडियो भी वायरल हुए हैं जिनमें मोहसिन की पिटाई हो रही है। इंदौर की शूटिंग एकेडमी चलाने वाले रेप और छेड़छाड़ के आरोपी कोच मोहसिन खान को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। मोहसिन का मोबाइल पुलिस से पहले ही पीड़ितों के रिश्तेदार और हिंदूवादी संगठन के लोगों के हाथ लग गया है। मोबाइल के वीडियो और स्क्रीनशॉट देखने के बाद उन्होंने मोहसिन को तलाशा और उसकी जमकर पिटाई की। इसके बाद उसे पुलिस को सौंपा गया। जब मोहसिन को पता लगा कि पीड़ित महिलाओं और छात्राओं के परिजन उसे तलाश रहे हैं तो वह खजराना में जाकर छुप गया। विश्व हिंदू परिषद के सदस्य रामदांगी ने बताया कि पीड़िताओं के वीडियो वायरल हो रहे थे, जिसके आधार पर हिंदूवादी संगठन के लोग और पीड़ित महिलाओं के रिश्तेदारों ने मोहसिन की पहचान कर ली। वे उसके एकेडमी पर पहुंचे तो पता लगा कि वो अब वहां नहीं आता। फिर वह खजराना में मिल गया और वहां से उसे पकड़कर उसका मोबाइल चेक किया। मोबाइल में 100 से ज्यादा युवतियों के नंबर सेव मिले। इनमें से कुछ युवतियों से वह नियमित रूप से व्हाट्सएप पर अश्लील चैटिंग करता था। इसमें कुछ शादीशुदा भी थे। एक रिश्तेदार ने नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर बताया कि जब मोहसिन के मोबाइल से ये सब मिला तो इतना गुस्सा आया कि उसकी पिटाई कर दी। उसके मोबाइल में युवतियों द्वारा दिए गए पैसों के स्क्रीनशॉट भी है। उसके मोबाइल में कई स्क्रीनशॉट मिले हैं जिनमें महिलाओं के पैसे भेजने की जानकारी मिली है। सोशल मीडिया पर नए कुछ वीडियो भी वायरल हुए हैं जिनमें मोहसिन की पिटाई हो रही है। इंदौर की शूटिंग एकेडमी चलाने वाले रेप और छेड़छाड़ के आरोपी कोच मोहसिन खान को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। मोहसिन का मोबाइल पुलिस से पहले ही पीड़ितों के रिश्तेदार और हिंदूवादी संगठन के लोगों के हाथ लग गया है। मोबाइल के वीडियो और स्क्रीनशॉट देखने के बाद उन्होंने मोहसिन को तलाशा और उसकी जमकर पिटाई की। इसके बाद उसे पुलिस को सौंपा गया। जब मोहसिन को पता लगा कि पीड़ित महिलाओं और छात्राओं के परिजन उसे तलाश रहे हैं तो वह खजराना में जाकर छुप गया। विश्व हिंदू परिषद के सदस्य रामदांगी ने बताया कि पीड़िताओं के वीडियो वायरल हो रहे थे, जिसके आधार पर हिंदूवादी संगठन के लोग और पीड़ित महिलाओं के रिश्तेदारों ने मोहसिन की पहचान कर ली। वे उसके एकेडमी पर पहुंचे तो पता लगा कि वो अब वहां नहीं आता। फिर वह खजराना में मिल गया और वहां से उसे पकड़कर उसका मोबाइल चेक किया। मोबाइल में 100 से ज्यादा युवतियों के नंबर सेव मिले। इनमें से कुछ युवतियों से वह नियमित रूप से व्हाट्सएप पर अश्लील चैटिंग करता था। इसमें कुछ शादीशुदा भी थे। एक रिश्तेदार ने नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर बताया कि जब मोहसिन के मोबाइल से ये सब मिला तो इतना गुस्सा आया कि उसकी पिटाई कर दी। उसके मोबाइल में युवतियों द्वारा दिए गए पैसों के स्क्रीनशॉट भी है। और अब आगे बढ़ते हुए देखते अगली खबर। आज सोमवती अमावस्या के अवसर पर हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हर की पैड़ी पर गंगा में पावन डुबकी लगाई, साथ ही दान कर पुण्य अर्जित किया। गंगा घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी, जो दिन चढ़ने के साथ लगातार बढ़ती गई। गंगा आरती के दौरान हर की पैड़ी पर भक्ति का अद्भुत दृश्य देखने को मिला है। गंगा मैया की जय के जयकारों से वातावरण गूंज उठा और श्रद्धालुओं ने पवित्र नदी में आस्था की डुबकी लगाई। मान्यता है कि गंगा स्नान से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी की मदद से भीड़ पर नजर रखी जा रही थी। वहीं चिकित्सा दल भी मौके पर तैनात थे ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। हरिद्वार के एक साधु ने कहा, गंगा में डुबकी लगाना आत्मा की शुद्धि है। ये केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि जीवन के परम उद्देश्य की ओर एक कदम है। गंगा किनारे उमड़ी ये आस्था भारत की सनातन परंपरा और लोगों की गहरी श्रद्धा का प्रतीक बनी रही है। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश दुनिया की खबरें। आगे की खबरों के लिए आप बने रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा तिवारी के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार।
हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।